तो देखो, आज से आप लोग को पढ़ना है न्यू चैप्टर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज योर नीट एग्जामिनेशन। मतलब कि इस चैप्टर से आप लोग को नीट में भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा। ठीक, तो पहले भी बोलते हैं लेकिन अभी भी बोलेंगे, बाकी जो चैप्टर किए सो किए, इस चैप्टर में कम से कम अटेंटिव रह जाना, वरना फिर ना दोबारा हम बताने जाएंगे ना दोबारा फिर समझाने जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम है। दोबारा पढ़ाने के चक्कर में जो 7 दिन में चैप्टर कंप्लीट होना है वो 14 दिन लग जा रहा है। एक दिन पढ़ाओ, एक दिन समझाओ, एक दिन पढ़ाओ, एक दिन समझाओ, तो फिर वैसे करके बहुत देर हो जाएगा। ये जो ऐसा चैप्टर है जो हर एक इसका लेक्चर एक दूसरे से लिंकअप होगा। ठीक, अगर आज का नहीं समझ में आएगा तो कल वाला फिर समझ में नहीं आएगा। क्लास में बैठो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर आज की चीज आज ही नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर में तो फिर वो भी भूल जाओगे। ठीक, तो जितना हो सब, खास करके तुम ठीक, और तुम भी। तो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो क्लास में जो भी लेक्चर्स हो रहा है वो घर पे जाके उसका रिकॉर्डेड देखो, अगर नहीं समझ में आया है तो, और उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करो। ये नहीं कि नोट्स बना रहे हैं और नोट्स एकदम मस्त कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन बताने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, यहाँ समझने आना है। फॉर्मेलिटी करके मैं हमको क्या, हम नोट्स देके कौन सा राजा महाराजा बना देंगे, या नहीं किए रहोगे तो कौन सा घाटा लॉस हमको है, ये आपको है, आपको लॉस है। तो जिस दिन का नोट्स है उसी दिन कंप्लीट कीजिए लो, भले रात में बैठ के करो लेकिन करो। ठीक, अब देखो इस चैप्टर को ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक, तो प्रिंसिपल का मतलब तो सब कुछ समझता है। एक स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं और एक कौन प्रिंसिपल होता है, एक स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है एएल। ठीक, और एक प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमारा रूल्स होता है, कोई सिद्धांत होता है। ठीक, तो किस चीज का सिद्धांत, किस चीज के रूल के बारे में पढ़ना है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग में या लिविंग बीइंग में, लिविंग थिंग या प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर जो भी इनहेरिटेंस या वेरिएशन आता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, इनहेरिटेंस का दूसरा नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, वेरिएशन, हेरिडिटी। क्या नाम है, हेरिडिटी के नाम से भी इनहेरिटेंस को जानते हैं। क्या आखिरकार, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बोल रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिससे कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, वो क्या है, इनहेरिटेंस है। मतलब हमारे माँ बाप से, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर आता है वो हमारा हेरिडेटरी कैरेक्टर बोलते हैं उसको, या उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये तो इसके माँ बाप को था, इसलिए इसमें कुछ बीमारी होती है जो पेरेंट्स को हो तो बच्चों में भी चली जाती है। वैसे बहुत सारे बॉडी के कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स के होते हैं, वो बच्चों के अंदर भी दिखते हैं। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर है या हेरिडेटरी कैरेक्टर इसको बोलता है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएशन। वेरिएशन क्या बोलता है, डिफरेंसेस इन ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ प्रोजेनी फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन बोलता है डिफरेंसेस इन ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, जो भी बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोजेनी भी बोलता है। फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बोल रहा है कि एक पेरेंट्स है उससे जो बच्चा हो रहा है, मान लो एक पेरेंट्स है, एक फादर और एक मदर, ये एक पेरेंट्स है। अब इससे मान लो 4 बच्चे हुए हैं, इससे मान लो 4 बच्चे हुए हैं। ठीक, थोड़ा इमोजी बना दो। ठीक, मान लो 4 बच्चे इससे हुए हैं, प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे। ये जो 4 बच्चा होगा, ये जो 4 प्रोजेनी होंगे, क्या आपस में पूरा मिलता जुलता होगा, क्या कुछ ना कुछ अलग होगा। मान लो चारों मेल है, मान लो चारों, या मान लो 2 मेल है 2 फीमेल है, चाइल्ड है, क्या दोनों मेल या दोनों फीमेल आपस में एकदम एक जैसे होंगे क्या, शकल सूरत से भी एक जैसे होंगे क्या,
नहीं होंगे। ट्विंस अगर होगा तो मे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर होगा भी तो कैरेक्टर में डिफरेंस होगा। एक हो सकता है थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड हो, तो एक हो सकता है उतना टैलेंटेड ना हो। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, और क्या ये बच्चे अपने माँ बाप से भी एकदम मिलते जुलते होंगे क्या? एकदम 100% नहीं हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि पेरेंट्स से जो बच्चे हो रहे हैं वो पेरेंट्स से भी नहीं मिल रहे जुल रहे उतना, मतलब 50% मिल रहे लेकिन 50% नहीं मिल रहे, और आपस में भी उनका कोई सिमिलरिटी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, भाई बहन है तो थोड़ा बहुत है, लेकिन 100% नहीं है। ये किसके चक्कर में हो रहा है? ये वेरिएशन के चक्कर में हो रहा है। जब मदर और फादर का स्पर्म और ओवम मिलता है और प्रोजेनी बनता है, बच्चा एम्ब्रायो बनता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उनके डीएनए सीक्वेंस में, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ चेंजिंग होती है, जिसके वजह से वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग दिखते हैं। आप लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे, तो क्या बताए थे कि 99.9% डीएनए सबका सेम है, सबका 99.9% डीएनए सेम है। दैट्स व्हाई हमारे पास दो आंख है, आपके पास भी दो आंख है, दो हाथ आपके पास भी है। मतलब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इंटरनली या एक्सटर्नली क्या है? सेम है। कोई डिफरेंस नहीं ना है कि मेरा लीवर यहाँ है तो आपका लीवर यहाँ है, ऐसा तो है नहीं। मेरा हार्ट यहाँ है तो आपका हार्ट यहाँ है, ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो ये सारा चीज सेम है, डाइजेशन प्रोसेस सेम है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस सेम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम है, बॉडी के अंदर वर्क भी सेम होता है। आरबीसी ही हमारे ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, आपके भी ऑक्सीजन को आरबीसी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, सब सेम है। लेकिन मात्र 0.1% डीएनए का सीक्वेंस में चेंजिंग होता है, जिस वजह से हम एक दूसरे से डिफर दिखते हैं कि हम कौन है, ये बिलाल है तो ये तुफैल है तो ये अफीफा है। तो वो 0.1% की वजह से, और यही 0.1% एक दूसरे से हम लोग को अलग करता है, और इसी वजह से हमारे अंदर क्या आता है? वेरिएशंस आते हैं। इज दैट क्लियर? तो सुने होंगे साइंस के हिसाब से कि जो मैरिज करना है वो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में नहीं करना चाहिए, ऐसा साइंस बोलता है कि जो मैरिज करना है वो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है? तुम लोग देखे होगे कि अगर कोई जानवर खरीदने जाते हो, जैसे कि खस्सी उस्सी लोग खरीदने जाता है, तो हाइब्रिड मिलता है, तो बोलता है सब ये हाइब्रिड है, बोलता है ये हाइब्रिड। क्यों है हाइब्रिड भाई? क्योंकि क्योंकि बोलता है हाइब्रिड है, ये ज्यादा दिन तक चलेगा, ये ज्यादा टिकाऊ है इस इन्वायरमेंट के हिसाब से। क्यों है हाइब्रिड? क्या किया है उसके साथ? तो इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप, मतलब एक ही प्रजाति, एक ही स्पेसीज है खस्सी का, लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल है। ये खस्सी अलग टाइप का है, दूसरा मेल वाला अलग होगा तो फीमेल वाला कुछ अलग टाइप का होगा, और उन दोनों में वो लोग इंटरकोर्स करवाता है, जिससे जो बच्चा होता है वो डिफरेंस पैदा होता है, और उसके अंदर उन दोनों का कैरेक्टर होता है। मान लो कि खस्सी जो है एक ऐसी खस्सी है, एक ऐसी बकरी है, एक ऐसी गॉट है जो नॉर्मल इलाके की है, ठीक, जो नॉर्मल इलाके की है, और हाइट भी उतना उसका नहीं होता है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंट से अच्छे से कोप अप कर लेती है। लाख गर्मी पड़े ठंडा पड़े उसको उतना परेशानी नहीं होना पड़ता है कि ठंडा पड़ रहा है ज्यादा तो उसको उसका ये लूज मोशन स्टार्ट हो जा रहा, अक्सर हो जाता है ठंडे के दिनों में। तो हम क्या करेंगे, अगर वो सेम गॉड अपने ही प्रजाति वाले गॉड से अगर इंटरकोर्स होगा, तो जो बच्चा होगा क्या उसके अंदर उतना वेरिएशन होगा? क्या नहीं होगा, वो भी वैसा ही होगा। कैसा होगा? वो भी इन्वायरमेंट से लड़ेगा, लेकिन उसका हाइट वाइट उतना नहीं होगा। लेकिन अगर वो गॉड को किसी दूसरे नस्ल के बकरा से अगर इंटरकोर्स करा दिया जाए, जो कि हाइट उसका अच्छा खासा है, तो अगर उससे जो प्रोजेनी होगा तो वो क्या होगा? वो हो सकता है वो उसका हाइट भी अच्छा खासा हो और वो इन्वायरमेंट से भी अच्छे से लड़ ले, क्योंकि जो उस नस्ल का बकरा था जिसका हाइट बहुत अच्छा था, वो अगर अपने नस्ल वाले बकरी के साथ इंटरकोर्स कर रहा था, तो भले जो बच्चा हो रहा था वो लंबा चौड़ा हो रहा था, लेकिन इन्वायरमेंट से उतना फाइट नहीं कर पा रहा था। देखते हो सब ना, जो नॉर्मल खस्सी होता है, बोलता नहीं देसला खस्सी है, वो सबको लाख इधर उधर कर लो उतना परेशानी नहीं होता है। और एक आता है सब जो तोतापरी या एकदम चोच जैसा वो होता है, बड़ा बड़ा वो कान होता है, लंबा लंबा होता है, सब
उस सबका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाएगा तो मर भी जाता है। उस सबका खाना से पीना से लेके ठंडा गर्मी बरसात सब में ख्याल रखना पड़ता है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो वो सेम था। तो हम क्या देख रहे हैं, जो लंबा नस्ल वाला बकरा है वो इन्वायरमेंट से उतना अच्छा नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन हाइट ग्रोथ बहुत अच्छा है उसका। और हम क्या देखें कि हमारे जो इलाके की जो बकरी है वो हाइट नस्ल उतना अच्छा नहीं है, बट वो इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा कोप अप कर लेती है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरकोर्स कराते हैं, जिस वजह से जो बच्चा होता है वो हाइब्रिड होता है। मतलब दोनों अलग अलग था, अब दोनों के बीच इंटरकोर्स कराए, बच्चा हुआ, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। अब वो जो बच्चा होगा वो क्या इन दोनों से अच्छा होगा कि नहीं होगा? वो इन्वायरमेंट से भी लड़ने की ताकत है क्योंकि मदर के अंदर से आया है, और फादर के अंदर से उसके हाइट और ग्रोथ भी आ गया। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल एक बकरे का बताया, ये तो वेरिएशन हुआ। तो इसीलिए साइंस क्या बोलता है कि अगर नॉर्मल मैरिज कोई ह्यूमन कर रहा है तो ऐसे जगह मैरिज करे जो कि उसका एकदम क्लोजली ना हो। अगर क्लोजली रहेगा तो जैसा वो है लमसम लमसम, सामने वाला भी जेंडर वैसा ही है, जो बच्चा होगा उसमें भी उतना नयापन नहीं आएगा, वो भी वैसा ही होगा। अगर मान लो किसी दूसरे जगह अगर कोई कर रहा है तो कोई लगता है ना कि ये तुम्हारे पापा है, कोई बोलता है ये तुम्हारी मम्मी है, समझे नहीं आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो गया? कभी कभी होता है ये तुम्हारा भाई है, समझे नहीं आ रहा, ये तुम्हारा भाई, तुम अलग ये अलग, ऐसा होता है, कभी देखे होगे। भाई का कलर एकदम डार्क है और उसका एक दूसरा भाई है वो एकदम फेयर कलर का है, तो लोग कहते हैं तुम्हारा भाई है, तो समझे नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत सा हो जाता है। तो ये इसका कारण क्या है कि इसका कारण मेन वही मैरिज। इसलिए साइंस बोलता है कि मैरिज ऐसा जगह करो कि जो थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा इंडिविजुअल क्लोजली ना हो, जिससे वजह क्या है कि आपका ये जो वेरिएशन है वो ज्यादा आएगा। समझ में आ गया? और जो बच्चा होगा वो ज्यादा वेरिएशन आएगा तो थोड़ा दूसरे टाइप का होगा, अच्छा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, थोड़ा डिफरेंट होगा उसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या बोलता है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब कि अब देखो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है। देखना कि पेरेंट्स के अंदर से कैसे कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा रहा है, कैसे बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर जा रहा है, कैसे वेरिएशन हो रहा है बच्चे के अंदर, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो वो ब्रांच कौन सा है साइंस का? जेनेटिक्स। कौन सा ब्रांच है? जेनेटिक्स ब्रांच है। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई जेनेटिक्स देखना, बायोटेक वाले ब्रांच में अगर कोई जा रहा है तो उसमें क्या कर रहा है? डीएनए निकाल रहा है, डीएनए से अपना कोई वर्क कर रहा है, मार्केट में उसका निकाल रहा है, वैक्सीन बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, एंटीबायोटिक बना रहा है। अगर कोई जेनेटिक वाले लाइन में तो वो क्या करेगा? वो इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में पूरा खोज करेगा कि पेरेंट्स से बच्चे में जा रहा है तो क्या क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके बारे में खोज करना है। तो अभी भी खोज हो रहा है और आगे भी होते जाएगा। तो ये सब क्या है? बायोलॉजी के ब्रांच है। आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनिए, आप सिर्फ नर्स ही नहीं बनिए, ठीक, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनिए, आप सिर्फ नर्स ही नहीं बनिए, आप जेनेटिक लाइन में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, आप फार्मेसी में भी जा सकते हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? अब देखो